हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर के आशीर्वाद से आप लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ ही होंगे। आप लोग पूरे जोर शोर से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। थोड़ी सी भी टेंशन आप लोगों का एग्जाम को खराब कर सकता है, इसलिए अब आप लोग चिंता मुक्त होकर के रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। आज बहुत दिनों के बाद सोचे आप लोगों के लिए कुछ करें। सोच रहे थे क्या करें क्या करें, देख अचानक से एक मॉडल पेपर हाथ में आया जो कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है इसमें। सोचे क्यों ना इसे सॉल्व करवा दें ताकि आप लोग इसे देखकर थोड़ा सा भी आप लोग रिवीजन कर लें। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2022 के लिए जो जारी किया गया है, आज उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को रात के टाइम में जब आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम में इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही मजा आएगा आपको। बहुत ही मजेदार वीडियो है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसे देखिएगा और अपने कंसेप्ट को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज साइंस और कॉमर्स के लिए जो मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड के द्वारा, आज उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए एक मॉडल पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के लिए और एक मॉडल पेपर आता है साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता देते हैं कि मैं आप लोगों का भाई आजाद झा हूं और पूर्णिया में एक मेरा छोटा सा गरीब का कोचिंग है, द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया। मैं 11th और 12th वालों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लास में देता हूं। जो भी बच्चे पढ़े हैं वे जरूर संतुष्ट हो गए होंगे। तो आज आप लोगों को साइंस और कॉमर्स का जो मॉडल सेट है 2022 का इंग्लिश सब्जेक्ट का, आज उसी को सॉल्व करवाने के लिए हम आए हुए हैं। मेरा चैनल का नाम है द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त सब जो भी है उसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और थोड़ा सा सहयोग तो करना ही पड़ेगा ना। किसी भी व्यक्ति को जब तक मदद नहीं मिलेगा किसी का, तब तक वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे कोई मदद करे या ना करे, लेकिन आप लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का मैं हमेशा से बड़ा भाई के तौर पर रहा हूं और आगे भी आप लोगों का बड़ा भाई ही रहूंगा। तो चलिए आज कुछ मॉडल सेट से कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिए मॉडल सेट में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 60% जो है, 60 कहिए, 60 क्वेश्चंस जो है वो आपका ग्रामेटिकल होगा, ग्रामर का होगा, और 40 क्वेश्चंस जो हैं वो बुक्स से रिलेटेड होंगे। आपका जो बुक्स है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2, उससे 40 क्वेश्चंस रहेंगे बुक से और 60 रहेंगे आपको ग्रामर से। देखिए मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि टोटली क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ही पूछ दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब होता है, मॉडल सेट का मतलब होता है आपका पैटर्न को बताना, आपका सिलेबस को बताना कि आखिर क्या क्या आपको पूछने वाला है, और उसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो,
तो मॉडल सेट से आपको जानकारियां मिल सकती है पैटर्न का और सिलेबस का। तो उसमें से भी देख लीजिए, आपका 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 60 जो है ग्रामर का रहेगा और 40 जो रहेगा वो बुक्स का रहेगा। अब आप लोग अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 नहीं, आप लोग 60 अगर बना लिए या 70 बना लिए या 80 बना लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप 60 बनाए तो 60 सही हो गया तो 60 नंबर मिल जाएगा, या 70 बना लिए 70 सही हो गया तो 70 नंबर मिल जाएगा, या 80 बना लिए तो 80 में 80 आ जाएगा, 100 में 80 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप 60 को बनाइएगा तो भी 50 नंबर ही मिलेगा, 70 को बनाइएगा तो भी 50 ही मिलेगा, और 80 अगर बनाते हैं तो भी 50 नंबर का ही जांच होगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ही पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है और किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे और सभी का आंसर जानते भी होंगे, और कैसे आया है आंसर वो भी शायद जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन को लेते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन ए में ही आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेक्शन ए में ही आपको कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? सेक्शन, देखिए भैया गरीब आदमी है, बोर्ड भी थोड़ा सा गड़बड़ है, सेक्शन ए का सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, और इसमें से आपको आंसर चूज करना है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन सही आंसर जो होगा उसको चूज करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द snake was killed by Rohit. The snake was killed by Rohit. The snake was killed by Rohit, यानी सांप जो है वो मारा गया था रोहित के द्वारा। सांप मारा गया था रोहित के द्वारा। द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसका जो है ये तो पैसिव वॉइस में है, लेकिन आपको चूज करना है, चुनना है करेक्ट एक्टिव वॉइस को, यानी जो एक्टिव वॉइस सही होगा इसके लिए उसे चूज करना है। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन दिया है ए में, रोहित किल्ड द स्नेक, रोहित किल्ड द स्नेक। बी में दिया है रोहित इज किलिंग द स्नेक, रोहित इज किलिंग द स्नेक। सी में दिया है रोहित हैज टू किल द स्नेक, रोहित हैज टू किल द स्नेक। और डी ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो है रोहित शुड हैव, रोहित शुड हैव किल्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक। ये आपका एक क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस यानी वॉइस से रिलेटेड है। आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाया था, वॉइस मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को याद ही होगा शायद, या भूल भी गए होंगे तो कॉपी जरूर देखिएगा जो हम पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन है द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, यानी सांप जो है वो रोहित के द्वारा मारा गया था। सेंटेंस को तो आपने देख लिया, ये पैसिव वॉइस में है और कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। जो करेक्ट एक्टिव वॉइस है उसे आपको चुनना है। पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए हम बताए थे कि उसके साथ आपको पैसिव वॉइस में वाज या वर प्लस V3 मिलेगा, साथ ही साथ आपको सेंटेंस में बाय भी मिलेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में मिलेगा, और सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में मिलेगा। ये चीज हम बताए हुए थे। यहाँ आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है द स्नेक, और इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए रोहित, वो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में। तो हमको एक्टिव वॉइस चूज करना है कि आखिर इसका एक आंसर क्या होगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद होगा आप लोगों को, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस एबी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और पीवी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एबी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। देखिए हम लिखते हैं V1 या V5। V1 या V5 को हम लोग चेंज करते हैं इज एम आर में, V2 को चेंज करते हैं हम लोग वाज या वर प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि V1 या V5 को चेंज करते हैं इज एम आर प्लस V3 में, और V2 को चेंज करते हैं वाज या वर प्लस V3 में। तो देखिए वाज या वर से रिलेटेड मेरा कौन सा सेंटेंस है उसको देखते हैं। रोहित किल्ड द स्नेक, ये पहला है रोहित किल्ड द स्नेक। आपका एक्टिव वॉइस जो है इसमें V2 लिखा हुआ, V2 जो है चेंज होता है वाज या वर प्लस V3 में। तो देखिए वाज या वर, वाज या वर, वाज है वर तो है नहीं, द स्नेक वाज किल्ड, किल्ड जो है ये V3 में है, तो देखिए वाज या वर, इसका मतलब V2 जो है आपका वो चेंज हो गया है पैसिव में। तो V2 इसमें देखिए कहां है, पहला ऑप्शन है रोहित किल्ड द स्नेक, रोहित ने सांप को मारा, रोहित इज किलिंग द स्नेक, रोहित सांप को मार रहा है, रोहित हैज टू किल द स्नेक, रोहित ने मारा है सांप को, और रोहित शुड हैव किल्ड द स्नेक। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि V2 है ही नहीं। इसमें भी देखते हैं V2 नहीं है, V2 इसमें है, तो V2 इसमें है, किल्ड है, ये V2 भी है और V3 भी है, लेकिन इसके साथ वाज या वर नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये V2 में है। इसलिए इसको चेंज करेंगे हम तो वाज प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। ये आपका होगा करेक्ट आंसर ए। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए कभी कभी आपको पैसिव वॉइस भी चूज करने के लिए कहेगा, और कभी कभी कहेगा एक्टिव वॉइस को भी चूज करने के लिए, यानी कभी कभी कहेगा सेंटेंस दे देगा, पैसिव वॉइस दे देगा और कहेगा उसमें से आप एक्टिव वॉइस को चूज कीजिए, और कभी कभी एक्टिव वॉइस दे देगा और कहेगा पैसिव वॉइस को चूज कीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, डैश यू स्पेयर, डैश यू spare a few minutes for me, a few minutes for me। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन पहले लिखेंगे। कहता है
चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है, फिर इन द ब्लैंक्स में ऑक्सिलरी वर्ब को डालना है। तो ए में ऑप्शन है शुड का, बी में दिया हुआ है आपका कुड का, सी में दिया हुआ है मस्ट का, और डी में दिया हुआ है मे का। देखिए कहता है डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या आप मुझे या मेरे लिए कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ मिनट अपना जो खाली समय है वो दे सकते हैं। आप लोग देखिए इसमें क्या कहता है कि आप जो है अपना कुछ खाली समय, क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपको, वीडियो आ रहा है? थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी ही, एक फोन से हम वीडियो बना रहे हैं, ना ही लैपटॉप का यूज कर रहे हैं ना ही कुछ का, बस एक छोटा सा बोर्ड है और एक गरीब का मोबाइल सैमसंग का, बस उसी से हम वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, यानी जो आपके पास खाली समय है वो आप मुझे दे सकते हैं। तो देखिए जब किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया कुछ समय आप मेरे लिए निकाल सकते हैं, कुछ समय आप मुझे दे सकते हैं, किस कोई काम को करने के लिए आपको जाना है और आप कहिएगा कि आजाद भैया कुछ वक्त मुझे दे सकते हैं आप, तो बताइए कि कैसा करके बोलिएगा आप, ऑर्डर कीजिएगा या रिक्वेस्ट कीजिएगा, और किस तरह का रिक्वेस्ट कीजिएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध कीजिएगा? नहीं, आपको एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा, यानी बहुत ज्यादा जब अनुरोध कीजिएगा कि आजाद भैया आपको कुछ समय मेरे साथ स्पेंड करना होगा या कुछ समय मेरे लिए निकालना होगा, तो तब हम आपके लिए समय निकाल सकते हैं या कोई और निकाल सकता है। तो एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम क्लास के अंदर घुसने वाले होते हैं तो सर को बोलते हैं मे आई कम इन सर, या आप अपने बड़े भाई के पास बैठने वाले हैं तो आप बोलते हैं मे आई सिट हियर, वहां पर रिक्वेस्ट होता है लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। और आप लोगों को क्लास में भी ये चीज पढ़ा चुके हैं कि जहां पर एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट हो, एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट हो, वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज कुड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा जब अनुरोध की बात आएगी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की बात आएगी, वहां पर आपको कुड का प्रयोग करना है और शुड का प्रयोग नहीं करना है, मस्ट का, मे का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में पढ़ चुके थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुड होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट कहा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, मिस्टर सिन्हा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से प्रॉब्लम। आप लोगों को बोलते हैं कि कहीं से बढ़िया डस्टर लाइए जिससे कि एक बार सटाए बोर्ड में और बोर्ड का पूरा लिखा हुआ मिट जाए। ऐसा कोई डस्टर अगर किसी को मिलता है ना, वो जरूर हमें फोन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सिन्हा often dash to Delhi on business trips, on
business trips. Mr. Sinha often dash to Delhi on business trips. मिस्टर सिन्हा प्रायः बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली जाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 देंगे आपको हम, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें आपका टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है इज गोइंग, दूसरा ऑप्शन है आपका हैज गॉन, सी में है आपका गोज और डी में है आपका हैज बीन गोइंग। हैज बीन गोइंग, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। मिस्टर सिन्हा प्रायः यानी अक्सर जाते हैं, मिस्टर सिन्हा प्रायः यानी अक्सर जाते हैं दिल्ली बिजनेस ट्रिप के लिए, यानी बिजनेस ट्रिप के मकसद से मिस्टर सिन्हा प्रायः दिल्ली जाते हैं। यहां पर दिल्ली गए थे या दिल्ली जा रहे थे ऐसा बात नहीं होगा, यहां प्रायः जाते हैं, अक्सर जाते हैं। मतलब ये ऑफेन जो है, ये ऑफेन से रिलेटेड आपको रूल मैंने पढ़ाया था कि यदि सेंटेंस में आपको ऑफेन आ जाए, ऑफेन आ जाए या नहीं तो डेली आ जाए, क्या आ जाए, डेली आ जाए या समटाइम्स आ जाए या नेवर आ जाए, ये सभी वर्ड्स अगर आते हैं तो वहां पर हम लोग जानते हैं कि इन सभी वर्ड्स के लिए जब सेंटेंस में ये सभी वर्ड यूज होता है तो हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में जब ऑफन लग गया या डेली लग गया या समटाइम्स लग गया या नेवर लग गया तो आपका इसमें जब आपका ये सभी शब्द रहेगा, डेली रहेगा, समटाइम्स रहेगा, नेवर रहेगा या ऑफन रहेगा, तो आपको ऑलवेज V1 या V5 का प्रयोग करना है, क्योंकि जब ये सभी शब्द सेंटेंस में लगते हैं तो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। ये ऑफन लग करके, डेली लग करके, समटाइम्स लग करके, नेवर लग करके, तो इसमें V1 या V5 का प्रयोग करना है। इज गोइंग तो है ही नहीं, इसमें तो लगा हुआ इज के बाद V4, उसके बाद हैज गॉन, हैज प्लस V3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इज गॉन, इज गोइंग। ये सी में देख रहे हैं कि ये V5 है, गो का गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज हम लोग पढ़ते हैं, ये सी नंबर होगा सही आंसर, डी नहीं होगा। तो आप लोग इसमें गोज लगा दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, कोई दिक्कत, इसमें गोज होगा, सही आंसर गोज होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए अब आगे 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, आप लोग बना सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। ही आस्क्ड मी, ये तो आस्क्ड मी है, इसका मतलब ये नरेशन का क्वेश्चन होगा। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, where the book was,
ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अगर मॉडल सेट होगा तो देख लीजिएगा। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, इसमें कहता है चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, कहता है इसमें करेक्ट डायरेक्ट नरेशन को आप लोग यानी कि डायरेक्ट नरेशन को चूज कीजिए। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है, लेकिन आपको डायरेक्ट नरेशन चुनना है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, he says to me, he says to me, where is the book, where is the book, where is the book, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी, he was saying, he was saying, where is the book, where is the book, उसके बाद सी में है, he said to me, he said to me, where is the book, where is the book, और लास्ट ऑप्शन है he was saying, डी में है, he was saying, where is the book, where is the book। चलिए क्वेश्चन को पहले देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन है 4 नंबर का, मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों को, आवाज सुन पा रहे हैं ना? चलिए ठीक। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। देखिए यहां पर क्वेश्चन टैग का यहां पर साइन दिया हुआ है, यहां पर नहीं रहना चाहिए, ये गलत है, इसको यूज यहां पर नहीं करना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट नरेशन में है और आपको चूज करना है, डायरेक्ट नरेशन चूज करना है। यही चीज कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यानी कि करेक्ट डायरेक्ट नरेशन जो है उसको चूज करना है। तो आप लोगों को हम नरेशन में पढ़ाए हुए हैं, याद है आप लोगों को कि भूल गए? वैसे आप लोग भूलने में तो माहिर हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। जो चीज 2 महीना पहले पढ़ाया गया है उसको आप लोग भूल जाते हैं, या जो चीज कल पढ़ाया गया है उसे भी आज आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फिर से याद दिलाते हैं आपको। सेड जब रहता है या सेड टू रहता है तो वहां पर चेंज होता है। आस्क्ड में हम लोग बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं? आस्क्ड में बदल सकते हैं। नरेशन में हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं कि सेड या सेड टू रहता है तो आस्क्ड में बदल सकते हैं। तो चलिए देखिए सेड या सेड टू कहां कहां है। पहला ऑप्शन है ही सेज टू मी वेयर इज द बुक, वह मुझसे कहता है किताब कहां है। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, वेयर इज द बुक, किताब कहां है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, वेयर इज द बुक, बुक कहां है। यहां पर सेज है, सेज टू ये नहीं होगा आपका, क्योंकि सेज टू कभी भी आस्क्ड में चेंज नहीं होता है। ही वाज सेइंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाज सेइंग कभी भी आस्क्ड में चेंज नहीं होता है। यहां पर है ही सेड टू मी, इसको हम लोग तब तक अपने हाथ में रखते हैं। और लास्ट को देखते हैं, ही वाज सेइंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाज सेइंग आस्क्ड में नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि ये सी नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि नरेशन में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं उनको ये चीज का जानकारी होना चाहिए कि सेड या सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है, आस्क्ड में बदल सकते हैं इसको।
इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी में ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, यही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। चिंता नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हम मां सरस्वती मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि सभी भाई बहन का अच्छा रिजल्ट हो। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आप लोगों को, कि मेहनत जो करता है उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर, डैश ए कार लास्ट ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर, ऑप्शन को पहले देखेंगे और इसमें कहता क्या वो देखिए। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें आपको चुनना है कि आखिर टेंस का कौन सा फॉर्म लगेगा, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यानी V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, V4 या V5 क्या लगेगा। लेकिन ऑप्शन आपका देखिए क्या कहता है, ऑप्शन को देखने के बाद आप आंसर लगाइएगा, आंसर में टिक लगाइएगा या वहां पर तो MR दिया जाएगा उसको भरिएगा। ए में है बाय, बी में है अबाउट, सी में है आपका बाइंग और डी में है आपका विल बाय। ये आपका ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन है और इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें से कौन सा वर्ब लगेगा वो लगाना है। इसमें यहाँ V1 देखिए बाय लिखा हुआ है V1, इसमें बाय का होता है बाय, बाउट बाउट, बाइंग बायज। बाय का V1 बाय, बाय का V2 बाउट होता है, बाय का V1 बाय ही होता है, बाय का V2 बाउट होता है, V3 भी बाउट होता है, V4 बाइंग होता है और V5 बायज होता है, BUYS बायज, मतलब बाय मतलब खरीदना। तो राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर, राजेश जो है एक कार खरीदेगा या खरीदा पिछले साल या खरीद रहा है पिछले साल। ये आपको सही से वर्ड को वहां पर, यहां जो वर्ब दिया गया है इस वर्ब को वहां पर रखना है। तो इस वर्ब को रखने से पहले हम सेंटेंस को अच्छे से देख लेंगे कि सेंटेंस में कहां क्या है। यहां देखिए राजेश है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है आपका। एक कार यहां पर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ टाइम है लास्ट ईयर, टाइम क्या है लास्ट ईयर। आप लोग याद कीजिए जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे उसमें रूल में आप लोगों को लिखाए थे कि अगर आपका लास्ट से रिलेटेड कुछ हो, यानी लास्ट डे हो या लास्ट वीक हो या आपका लास्ट ईयर हो या आपका लास्ट मंथ हो या आपका यस्टरडे हो, यदि सेंटेंस के में ये सभी हो और आपको कहे कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, तो आप लोग ऑलवेज इन सभी वर्ब को इन सभी वर्ड को देखने के बाद, इन सभी शब्दों को देखने के बाद आप लोग ऑलवेज V2 का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए इसमें V2 कौन सा है, बाय V1 है, बॉट ये V2 भी है और V3 भी है, और ये बाइंग जो है आपका V4 है, और ये विल बाय यानी विल प्लस V1 है, विल प्लस V1 यानी फ्यूचर टेंस है। तो बताइए हमको तो V2 लगाना है, क्योंकि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे यदि सेंटेंस रहता है तो हम लोग ऑलवेज V2 का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं।
अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन बन पाता है या नहीं बन पाता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत आसान है। आप लोग बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाइएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आज ज्यादा नहीं हो पाएगा, 10 तक ही लेते हैं, कुछ और भी काम है। 6 नंबर में है माय शूज वर सो टाइट, माय शूज वर सो टाइट, सो टाइट, टाइट के नीचे अंडरलाइन है, दैट आई कुड हार्डली वॉक, आई कुड हार्डली वॉक, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से। तो माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, मेरा जो जूता है वो इतना टाइट था कि मैं आई कुड हार्डली वॉक, मैं मुश्किल से टहल सकता था, मैं मुश्किल से टहलता था। चलिए ये आपका सेंटेंस है और इसमें आपको देखिए क्या कहता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड टाइट, इसका आपको करेक्ट मीनिंग, सही अर्थ वाला वर्ड कौन सा है उसे आपको चुनना है। तो चलिए ए में है आपका लूज, लूज तो कभी नहीं होगा, टाइट का मतलब लूज थोड़े होता है, नहीं होता है। उसके बाद बी में है क्लोज फिटिंग, क्लोज फिटिंग। और उसके बाद सी में है आपका स्लैक मीन्स सॉफ्ट, स्लैक मीन्स होता है सॉफ्ट मतलब मुलायम जो होता है। और रिलैक्स्ड, आराम महसूस करना, रिलैक्स्ड। आप लोग तो सुने होंगे क्लास में, आर यू रिलैक्सिंग, जरूर सुने होंगे। तो लूज, क्लोज फिटिंग, स्लैक और रिलैक्स्ड। यहां पर आपको 4 वर्ड्स दिया गया है, ABCD 4 ऑप्शन है, 4 वर्ड्स है। चारों का मीनिंग पहले देखेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा मीनिंग टाइट के लिए ठीक रहेगा, यानी टाइट का सेम मीनिंग कौन सा होगा। लूज मतलब होता है ढीला, जो ढीला हो उसे लूज बोलते हैं। क्लोज फिटिंग मतलब होता है पूरा एकदम बंद, पूरा टाइट जो होता है, पूरा अच्छे तरह से जो क्लोज बंद हो जाता है यानी टाइट लगता है। स्लैक मतलब सॉफ्ट और रिलैक्स्ड मतलब होता है आरामदायक। तो इसमें से लूज तो होगा नहीं, सॉफ्ट तो होगा नहीं, आरामदायक तो होगा नहीं, टाइट मींस क्लोज फिटिंग। ये आपका होगा बी नंबर का सही आंसर। 6 नंबर का आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो आपका यूट्यूब पर सेव ही रहेगा, आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन आपके पास सभी सुविधाएं जब उपलब्ध हो तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन अगर सुविधाएं नहीं हो तो वीडियो बनाने में बहुत ही परेशानियां होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट सेंटेंस कहता है 7 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है माय सिस्टर is the poet and the philosopher मतलब होता है तत्व ज्ञानी, जो पदार्थ का ज्ञान रखता है उसे फिलोसोफर कहते हैं। और पोएट मतलब तो आप लोगों को पता ही है, पोएट मतलब कवि होता है। उसके बाद बी नंबर है
my sister is a my sister is a poet and the philosopher। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कहता है, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे एक बार आप लोग, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। My sister is a poet and philosopher। ये आपको कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं और कहता है इसमें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस करेक्ट है, सही है बिल्कुल, उसे आपको चुनना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है माय सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब कोई नाउन हो और नाउन से पहले दो लगाते हैं और फिर एंड से जुड़ा हो और उसके बाद फिर अगर नाउन हो और नाउन से पहले अगर दो लगाते हैं तो वहां पर 2 व्यक्ति को दर्शाता है। यानी एक पोएट यहाँ है, इससे पहले भी 2, यहाँ फिलोसोफर है, इससे पहले भी 2। तो ये सेंटेंस कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन जो है, मेरी बहन एक कवि भी है और साथ ही साथ वो तत्वज्ञानी भी है। यानी मेरी बहन एक लड़की है और वो 2 चीज है, एक तो कवि है, पोएट है, और एक तत्वज्ञानी फिलोसोफर है। तो यहाँ हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को पहले देखना होगा। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसोफर, यहाँ भी 2 आर्टिकल्स हैं, एक है ए और एक है दो, ये भी नहीं होगा। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 2 आर्टिकल्स हैं, ए पोएट और उसके बाद अ फिलोसोफर। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ पर एक आर्टिकल्स है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि कहता है कि मेरी बहन जो है एक पोएट भी है और साथ ही साथ फिलोसोफर भी है। यानी मेरी बहन कवि भी है, साथ ही साथ वो तत्वज्ञानी भी है, पदार्थ का भी ज्ञान रखती है, तत्व का भी ज्ञान रखती है। यहां देख लिए ये तीनों ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल्स लगा हुआ, एक दो यहाँ एक दो यहाँ, यहाँ ए यहाँ दो आर्टिकल्स है, यहाँ ए और ए 2 आर्टिकल्स यहाँ है, इसीलिए नहीं हुआ। इसमें एक ही आर्टिकल्स है, यहाँ 2 नाउन है, एक पोएट और एक फिलोसोफर, लेकिन एक यहाँ पर, यहाँ अगर फिलोसोफर रहता, यहाँ पोएट रहता, तो भी अगर यहाँ ए फिलोसोफर एंड पोएट रहता तो भी सही करते हम लोग। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आता है तो वो हमसे फोन पर भी परामर्श ले सकते हैं, मॉडल सेट से कोई क्वेश्चन अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है मॉडल सेट में और आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा आप लोगों का? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, आज 10 तक ही आप लोगों का होगा, फिर कल 10 हो जाएगा। दिस इज द लेटर सोहन रॉट इट। दिस इज द लेटर सोहन रॉट इट। सोहन रॉट इट। दिस इज द लेटर, यह वही लेटर है, सोहन रॉट इट, जिसे किसने लिखा? सोहन ने लिखा। ऑप्शन इसमें देखेंगे, लेकिन ऑप्शन देखने से पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको एक सेंटेंस ऐसा इसमें चूज करना होगा जो कि दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करता है, दोनों को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए को देखिए क्या कहता है। दिस इज द लेटर, this is the letter which Sohan wrote,
which Sohan wrote। बी में ऑप्शन है आपका, बी में क्या है देखिए, दिस इज लेटर, दिस इज लेटर by which Sohan wrote, by which Sohan wrote। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, सोहन इज द वन, सोहन इज द वन who wrote this letter, who wrote this letter। उसके बाद डी नंबर का ऑप्शन देखिए क्या करता है, द लेटर इज वन, द लेटर इज वन which Sohan wrote, which Sohan wrote। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ये चार ऑप्शन मिला है और इसमें से आपको चूज करना है, यानी कि ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो इस दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करता है, यानी जोड़ता है। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, और ये दोनों को जोड़ने वाला सेंटेंस, जोड़ने वाला वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों को जोड़ता है। आप लोग पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से, कंजंक्शन में भी जोड़े हुए हैं, जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं, जरूर जोड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सही कौन सा होता है। दिस इज द लेटर विच सोहन रॉट, ये पहला ऑप्शन। दिस इज लेटर बाय विच सोहन रॉट, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि दिस इज द लेटर तो है ही नहीं, दिस इज लेटर बाय विच सोहन रॉट, दो को हटा दिया। सोहन इज द वन हु रॉट दिस लेटर, ये भी नहीं होगा। द लेटर इज वन विच सोहन रॉट, नहीं होगा। आखिर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यहाँ पर दिस इज द लेटर विच सोहन रॉट, यहाँ जो विच जोड़ने का काम कर रहा है, ये विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, विच से जो जुड़ा हुआ है, ये विच से जुड़ा हुआ है और ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये विच जो है, हम लोग विच के बारे में जानते हैं कि विच जो है आपका वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है विच, और ये विच के द्वारा ये सेंटेंस को जोड़ा गया है। कहिएगा सर हु भी तो है, हाँ भैया हु भी है, लेकिन ये सेंटेंस देखिए वन कहाँ से लाया, यहाँ रॉट तो ठीक है, फिर दिस लेटर कहाँ से आ गया, ये सब सेंटेंस को कंबाइन नहीं कर रहा है, कुछ अलग तरीके से लिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ भी वन विच आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें विच है सिर्फ, और देखिए कुछ नहीं है, विच है और सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसलिए ये वाला ही सही होगा, ए नंबर का होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग या रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आएगा, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग हमको जरूर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट मैसेज इनबॉक्स में भी कर सकते हैं। हम और भी वीडियो बनाएंगे। आज तो 10 ही क्वेश्चन हो पाएगा, उससे आगे और भी होगा, कल होगा, कल हो सकता है 20 को ले लें। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, देखेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो और भी लेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे और वीडियो। चलिए 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। 9 में आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ये जगह को आपको भरना है। इस जगह में आपको एक ऐसा सुटेबल वर्ड डालना है जिससे ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन देखिए क्या सब कहता है, एट टाइम्स। एट टाइम्स का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है, कभी कभार या कभी कभी आप लोग बोल सकते हैं।
बी नंबर में है टू अटेंड टू, यानी कि आप लोग जब अटेंड करते हैं, यानी अटेंड करना को बोलते हैं टू अटेंड टू। और सी में ऑप्शन है आपका एट एनी रेट, मतलब होता है किसी भी दर पर, उसके बाद है एट बेस्ट, डी नंबर में है एट बेस्ट, मतलब एट बेस्ट का बेस्ट मतलब तो अच्छा होता ही है, एट बेस्ट मतलब हो गया सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया आप बोल सकते हैं, सबसे बढ़िया यानी सबसे अच्छा जो होगा उसे एट बेस्ट कहते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट वर्ड्स डालने हैं। देखिए जब इस टाइप का सेंटेंस आपके पास आएगा और करेक्ट वर्ड कहेगा डालने के लिए, तो आप ऑलवेज पहले वर्ड का मीनिंग जानिएगा कि आखिर ये शब्द का हिंदी क्या होगा, तभी आप उसमें लिख पाएंगे। तो एट टाइम्स मतलब कभी कभी, टू अटेंड टू मतलब अटेंड करना, एट एनी रेट किसी भी दर पर, एट बेस्ट मतलब सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया। क्वेश्चन को देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत सारा काम रहता है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क मतलब मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। अ लॉट ऑफ मतलब होता है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, और वर्क मतलब होता है काम, यानी कि मेरे पास बहुत सारा काम होता है या मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो काम जो होता है कभी कभी होता है या किसी भी दर पर होता है या अटेंड करना होता है या सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पर ये तो होगा नहीं, अटेंड करना किसी भी दर पर भी नहीं होगा, सबसे बढ़िया भी नहीं होगा, मेरे पास काम है बहुत सारा, बढ़िया काम है, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि मेरे पास सबसे बढ़िया बहुत काम है, ये तो होगा नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यानी मेरे पास या मुझे बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा कार्य है, यानी कभी कभी है। एट टाइम्स का प्रयोग करेंगे, यहां पर आप लोग एट टाइम्स का यूज करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स मतलब मुझे जो है बहुत सारा काम कभी कभी होता है, कभी कभी रहता है। इसको समझ गए? पहले वर्ड्स को जानना है, उसके बाद सेंटेंस का मीनिंग निकालना है और सुटेबल जो वर्ड होगा वहां पर चिपका देना है और आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर हो गया, अब 10 नंबर को देखेंगे हम लोग। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 में करेंगे बस। खाना पीना तो आप लोग अच्छे से खाते ही होंगे, एग्जाम को लेकर के आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग भूखे रहें और कमजोर हो जाएं। कमजोर तो कभी भी नहीं होना है। परीक्षार्थी खा खा के जब तक मोटा नहीं जाएगा मेरे जैसा, तब तक वो परीक्षा अच्छा नहीं दे पाएगा। अब इतना ना खा लें परीक्षा के दिन भी कि वहाँ एग्जाम हॉल में जाए और सर आए क्वेश्चन पेपर दिए, क्वेश्चन और कॉपी दिए कि बच्चा बनाओ एमआर शीट, और आप कलम से ढक्कन से कलम निकाले और ऐसे सो गए, पता चला 3 घंटा सुतले रह गए, तब तो नंबर नहीं आएगा। मतलब खाना खाना है, ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे खाली पढ़ते रहेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मन से पढ़ना है, 4 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अब तो एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में क्या कहता है, व्हाट इज ही एंग्री, व्हाट इज, 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज ही एंग्री, डॉट 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 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको जो सही प्रीपोजिशन है उसको आपको चुनना है, यानी जो सही होगा उसे चुनना होगा। तो ए में अबाउट दिया है, बी में बाय दिया है और सी में दिया है आपका इन, और उसके बाद डी में दिया है ऑफ। डी में कौन सा दिया है, ऑफ, डी में दिया है ऑफ। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन व्हाट इज ही एंग्री, वह क्या चीज के लिए गुस्से में है, एंग्री है। व्हाट इज ही एंग्री डैश, वह किस चीज के लिए गुस्से में है, वह किस चीज के बारे में गुस्से में है, वह किस चीज से गुस्सा में है। ये चीज आपको कहता है कि वह किस चीज के लिए गुस्सा है या वह किस चीज से गुस्सा है।
या उसे किस चीज का गुस्सा है, इस टाइप का आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ये सेंटेंस है और इसमें आपको सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। करेक्ट प्रीपोजिशन अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप अपना प्रीपोजिशन जो हम पढ़ाए हुए हैं उसे उल्टाइए। आपको प्रीपोजिशन में शायद 30-35 या 40 रूल पढ़ाए होंगे हम, उसमें आप लोगों को एंग्री से रिलेटेड भी रूल हम पढ़ाए हुए थे, एंग्री एंड वाइट से रिलेटेड रूल पढ़ाए थे। आपको बताए थे कि जब सेंटेंस में एंग्री आ जाए, क्या आ जाए, एंग्री आ जाए, जब एंग्री सेंटेंस में रहेगा तो वहां पर एक विद का प्रयोग कर सकते हैं, एट का प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये प्रीपोजिशन चैप्टर जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है। इस प्रीपोजिशन का कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। तो एंग्री का जब रहता है सेंटेंस में, जब सेंटेंस को आपको एंग्री मिल जाए तो एंग्री में हम लोग एंग्री के साथ विद का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। ये 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग एंग्री के साथ करते हैं। तो चलिए देखिए विद और एट या अबाउट में से क्या है, तीनों में से। इसमें देख रहे हैं अबाउट है, अबाउट को पहले आप रोक के रखिए। बाय है, इन है, ऑफ